हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मालूम है, इतिहास विषय की प्रश्न बैंक की जो सीरीज अपनी चल रही है, आज मैं उसका 14वां अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम विभाजन को समझना। इसमें बच्चों कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे और तीन एक प्रश्न लघुत्तरी 3 अंक का होगा। इसमें गलत लिखा है, ये दो प्रश्न आएंगे, इससे तो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए। आइए अपन सीधे चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न में से सही विकल्पों से अपन को चुनना है। इसमें से भारत के विभाजन का निम्न में से कारण था: सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र, जिन्ना की हठधर्मिता, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसमें उपर्युक्त सभी आएंगे, क्योंकि जिन्ना भी हठधर्मिता पर डटे हुए थे। सांप्रदायिक दंगे, जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, दंगे शुरू हो गए और अंग्रेजी अधिकारी भी भारत को लूला लंगड़ा एक रोगग्रस्त भारतीयों को सौंपना चाहते थे। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथ ने प्रस्तुत किया। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, A.O. ह्यूम, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, वो इस कांग्रेस के संस्थापक थे। और अगर आप चाहो तो इसमें ये भी जोड़ सकते हो कि पहले अध्यक्ष का नाम W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्यारे बच्चों, ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। क्यों हुई, ये थोड़ा सा एक अभी मैं इसमें प्रश्न है, उस पर चर्चा करूंगा। जो मुझे प्रश्न इसमें पूछा गया वो उचित नहीं लग रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहां से मैं पिछले सीरीज में बताता चला रहा हूं कि इसमें कुछ प्रश्न जो हैं बच्चों, वो उनके आंसर सही नहीं है। जो सीरीज दे रही है वो गलत आंसर दे रही है। जैसे अब इस स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अब इसमें स्वतंत्र भारत के यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो इसमें बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारतीयों ने माउंटबेटन, जो पहले से ही गवर्नर जनरल थे, उनको ही गवर्नर जनरल बनाए रखा और पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। लेकिन उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद अब इसमें प्रश्न ये ऐसे पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जैसा कि इसमें है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आएंगे, इसमें सी राजगोपालाचारी आएंगे। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रश्न ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे बच्चों। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी इसका सही होगा। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में सलीम उल्लाह सर आगा खां के द्वारा की गई थी। बच्चों, मार्च 1940 में 40 ने पाकिस्तान के नाम से पृथक राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया मुस्लिम लीग ने, जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी बच्चों, मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है ना। इन्होंने खुदाई खिदमत गार एक आंदोलन चलाया था। अब इनको सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गांधी के अनुयायी थे बच्चों, और वर्तमान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उस बलूचिस्तान प्रांत के ये रहने वाले थे, बलूची नेता थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन की जो योजना बच्चों थी, वो माउंटबेटन की योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। इसमें आप लिख देंगे 3 जून 1947, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारत की संविधान सभा का बनाने का निर्णय वगैरह बच्चों हुआ था।
दो राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, आप लिख लेंगे, दो राष्ट्र का सिद्धांत। जिन्ना का कहना था हिंदू और मुस्लिम दो विचारधारा हैं, दो संस्कृति हैं, दो धर्म हैं, अलग अलग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इन दोनों को विभाजन कर देना चाहिए जब भारत आजाद हो। ऐसी विचारधारा लेकर मोहम्मद जिन्ना भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस जबकि ऐसा नहीं चाह रही थी। कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहें। जैसा कि पहले मुस्लिम इतिहासकार, वो शायर और बहुत सारे जो थे बेचारी, वो कहते थे हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, लेकिन वो बातें सब झूठ साबित हुई और इन्होंने बहुत सारे अनैतिक कार्य किए भारत को विभाजन के लिए। दंगे करवाए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, जिसको सीधी कार्रवाई कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने चलाए। अब यहां पर समझते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, 1906 में हुई ढाका में। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1915 में हुआ। ठीक है ना भैया। यूनियनिस्ट पार्टी ये कब थी? ये थी, ये इधर छठवां, ये तीसरा इधर आ जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इस पर चर्चा भी करेंगे अपन, 4 हो जाएगा इसमें। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में, जो भी आपने पढ़ा, मार्च 1946 में आया। ठीक है ना। और प्रांतीय विधान पालिकाओं के चुनाव कब हुए? 1937 में हुए। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे। बिल्कुल हाँ बच्चों, 1929 के आसपास एक स्कॉलर इंग्लैंड में रहने वाले रहमत अली खान ने सबसे पहले पाकिस्तान का एक विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तब किसी ने उसकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 1940 के बाद ये धीरे धीरे गंभीरता से बात ली जाने लगी। पाकिस्तान में उसके जो पाकिस्तान शब्द है, वो पाकिस्तान के पीछे है ना, उस पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, ऐसे करके वो पाकिस्तान पूरा बना हुआ था बच्चों। ये विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सत्य। महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। उसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भारत के बहुत बड़े गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने बच्चों भारत में भूदान आंदोलन भी चलाया स्वतंत्रता के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1945 में एटली प्रधानमंत्री थे क्या? तो ये बच्चों चौथा वाला ये असत्य है, नहीं थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे का सभी नेताओं ने स्वागत किया, ये भी बच्चों असत्य है। गांधी जी इसके बहुत बड़े धुरविरोधी थे। कांग्रेस ने भी, जब सभी तरफ से मार्ग बंद हो गए, तब कांग्रेस ने भी विभाजन को स्वीकार किया। वरन विभाजन का इवन मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे सारे नेता थे जो कांग्रेस के लीडर रहे, इन्होंने विभाजन को कतई स्वीकार नहीं किया था। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक राष्ट्र बन गया। ये भी गलत है। बांग्लादेश का गठन 1971-72 में हुआ था, 1947 में नहीं हुआ था। 1947 में 2 पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। वर्तमान जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है और वर्तमान में जो बांग्लादेश है बच्चों, वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। पहला है महाध्वंस क्या है? तो स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए, दंगे के बाद जो लूटपाट हुई, बलात्कार हुए, उन सारे चीजों को क्या कहा गया? महाध्वंस कहा गया। बहुत विभाजन हुआ भारत के, वो बहुत ज्यादा दंगे, इधर से उधर जो जनता पलायन कर रही थी, तो बहुत ज्यादा आप ये किताब आपकी बता ही रही है, आप देखना बहुत सारी चीजें। दूसरा, बंटवारे के छाया सीमा किसे कहा गया? ये दोनों की जो अस्थाई सीमा थी दोनों देशों की, उसको छाया सीमा, अस्थाई सीमा कह लो, है ना, या दोनों देशों के भी जो सीमा का विभाजन हुआ उसको क्या कहा गया, है ना, कि छाया सीमा, सरहद की दीवार कही गई। इसके बाद बंटवारे के विध्वंस में मरने वालों की संख्या अनुमानित कितनी रही? तो इसमें किताब में 2 से लेके 5 लाख तक बताई गई बच्चों। 2 से
5 लाख तक। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्यों अध्यक्ष नहीं बने? यह प्रश्न बच्चों मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 में और 1939 में। तो 1939 का जो अधिवेशन है वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था बच्चों, और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे। पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के अधिकृत उम्मीदवार थे, महात्मा गांधी के द्वारा कहना था बच्चों कि ये पट्टाभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 500 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद से हरा दिया था। महात्मा गांधी द्वारा ये बात कही गई कि पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है, पर कांग्रेस में अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया था बच्चों। तो ये प्रश्न में त्रिपुरा सुभाष चंद्र अध्यक्ष क्यों नहीं बने? नहीं, अध्यक्ष वही बने थे, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष ही बने थे, पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने थे। आप चाहें तो नेट पर सर्च कर लेंगे, बहुत सारी किताबों में आपको मिल भी जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जब भारत को बगैर अनुमति के भारतीयों के उस युद्ध में धकेल दिया, तो भारत कांग्रेसियों ने विधान परिषदों से इस्तीफा, जो 1937 में हुए थे, जो अभी बात कर रहे हैं, वो उनसे इस्तीफा दे दिया, और उसी इस्तीफे को मुस्लिम लीग द्वारा प्यारे बच्चों मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके 3 देखो लिखा है, भाग 2 में अंक 3 के क्वेश्चन आएंगे, जिसको अपन को बच्चों देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको समझते चलें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें या मैं बोलता हूं तो लिखना चाहें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की दलील क्या थी? महात्मा गांधी बच्चों विभाजन को कतई स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंत तक एकमात्र महात्मा गांधी व्यक्ति बचे थे जो विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सरदार पटेल द्वारा, नेहरू द्वारा, अन्य कांग्रेसियों द्वारा लगातार गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया जा रहा था, उन्हें मनाया जा रहा था, लेकिन बापू तैयार नहीं हो रहे थे। बापू का कहना था कि विभाजन मेरी लाश से होगा, तो सोचो आप कितना जबरदस्त विरोध में वो रहे होंगे। महात्मा गांधी प्रारंभ से विभाजन के खिलाफ थे, वे विभाजन को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। इसलिए जब भारत विभाजन पर अंग्रेजी सरकार भी सहमत होती दिखी, तो महात्मा गांधी ने घोषणा की कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा स्थायी नहीं है, यह अंग्रेजों की देन है और समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्थायी समाधान तो यही है कि भारत का विभाजन न हो, हिंदू मुस्लिम एक साथ जैसे सदियों से रहते आए हैं वैसे ही रहें। ये दूसरा प्रश्न बच्चों देखते हैं, विभाजन के समय औरतों के साथ क्या हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, ये बड़ा संवेदना से और बड़ा दुखद प्रश्न है कि इस विभाजन में सबसे ज्यादा त्रासदी किसी ने झेली तो वो महिलाओं ने झेली। उनके साथ बहुत अत्याचार हुए, घर से बेघर हो गई, जबरदस्ती उठा लिया गया, किसी के साथ रख दिया गया, बलात्कार किया गया उनका। ये जैसा कि आपकी बुक में देखना कितने सारे दर्दनाक बयान किया गया है। विभाजन के समय औरतों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ, अपहरण, बलात्कार, बाजार में बेचा गया। यही नहीं, उन्हें अजनबियों के साथ रहने के लिए मजबूर किया, और जो इससे बच गई उन्हें डर के माहौल में जीना पड़ा, 4 दीवारी में कैद होकर रहना पड़ा। अगला प्रश्न बच्चों, लखनऊ समझौते का क्या महत्व है? लखनऊ समझौता 1916 में, जैसा अभी ऊपर भी चर्चा करके आया था मैं आपसे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था। कांग्रेस का जन्म आपको पता है 1885 में हुआ, मुस्लिम लीग का जन्म मैंने बताया 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग जन्म से ही एक सांप्रदायिक पार्टी थी बच्चों, वो अपने आप को मुसलमानों का ऐतिहासिक संगठन घोषित करती थी, और वो इसमें चलो कोई बुराई नहीं है, पर वो ये कहती थी कि भारत में के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था वो मुस्लिम लीग है। और कांग्रेस को, जो कि उसका चाल चरित्र नहीं था,
फिर भी उसको जबरदस्ती हिंदुओं की पार्टी घोषित करती थी। कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के दोनों के जब जन्म के सिद्धांत आप बच्चों पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 1906 में कांग्रेस ने दबाव बनाया। 1909 के जो अधिनियम आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया, मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में जो आया, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। पृथक निर्वाचन के विषय में हमारा पिछला वीडियो एक डला हुआ है, आप चाहें तो उसको देख के समझ में आ जाएगा क्या पृथक निर्वाचन, जिसका कांग्रेस भरपूर विरोध करती आ रही थी। कांग्रेस को सांप्रदायिकता, देश को विभाजन की बात कहती थी। ये विभाजन की नीति पर चलने वाली व्यवस्था है और उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक निकलने वाला है। लेकिन 1906 में कांग्रेस ने ही इस चीज को मान्यता दे दी, जिसका भारत के अन्य नेताओं ने विरोध किया। लेकिन यहां विषय महत्व का है, तो फिर महत्व देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। पहला, लखनऊ समझौते ने मुसलमानों के अंदर इस भय को दूर करने का प्रयास किया कि सुशासन प्राप्ति की स्थिति में कम संख्या के कारण उनकी स्थिति कमजोर होगी। उनका ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और तीसरा, समझौते से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और इसी के फलस्वरूप उसमें उत्तरदायी सरकार के लिए प्रयास हुए। और चौथा जो मैंने आपको बताया था, वो इसमें उन्होंने उनके पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दी, जिसके बहुत सारे कांग्रेसियों ने भी विरोध किया था। द्विराष्ट्र जो अभी आप पढ़ के आए थे, जिन्ना द्विराष्ट्र के जनक हमने बताए थे आपको। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इसका किस प्रकार से भारतीय इतिहास में एक मिथ्या धारणा सिद्ध हुई। द्विराष्ट्र का अर्थ है हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग राष्ट्र होना या हो, क्योंकि इन दोनों समुदाय के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताएं हैं। ऐसा द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता विचारकों का कहना था। यह सिद्धांत इसलिए मिथ्या धारणा थी क्योंकि मुसलमानों के भारत आगमन के साथ ही दोनों समुदाय न केवल साथ साथ रहने लगे, वरन एक साझी संस्कृति का विकास किया। विभाजन के बाद भी एक बड़ा प्रतिशत मुसलमानों का भारत में रुका, जो बिना भेदभाव के साथ आज भी रह रहा है। अगला प्रश्न बच्चों, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता के भाव पैदा करने की बात कहती है। जाति वर्ग को मिटाकर सबकी एक पहचान है, वो हिंदू है, ऐसी बात हिंदू महासभा कहती है। हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था बच्चों। हिंदू महासभा प्रारंभ में मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करती है तथा अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचन का भी विरोध करती है। मार्च 13 को सिख शहादत कार्यक्रम क्यों मनाते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने। तो विभाजन के समय दुश्मनों के हाथों में पड़ने के डर से रावलपिंडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव की 90 औरतों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उस समय पुरुषों ने औरतों के इस फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया। इसी घटना के लिए हर साल 13 मार्च को उनकी शहादत कार्यक्रम करते हैं तथा उनके बलिदान की कहानी सुनाते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बच्चों। अंतरिम सरकार की असफलता के क्या कारण थे? अंतरिम सरकार होती क्या है? जब अंग्रेजों ने कहा भारत को हम स्वतंत्रता दे देंगे, पहले उन्होंने कहा हम 48 छोड़ेंगे, 48 से पहले 47 में ही छोड़ दिया। तो भारतीयों को एक सरकार चलानी है, तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके जवाहरलाल नेहरू पंडित जिसके प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग के भी उसमें मंत्री बने। लियाकत अली जो वित्त मंत्री थे वो मुस्लिम लीग से ही थे। एक मिलीजुली सरकार थी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि असफल क्यों हो गई? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लॉर्ड वेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, पर उनका रुख हठधर्मिता का रहा। कांग्रेस और लीग के बीच अंतर्विरोध बना रहा, जिसमें अंतरिम सरकार का चलना मुश्किल हो गया और अंततः फरवरी 1947 में नेहरू को लीग के सदस्यों को त्याग पत्र देने के लिए बोलना पड़ा। अगला प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस को विभाजन का प्रस्ताव को क्यों मंजूरी देना पड़ी? नंबर 1, सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में हो रहे थे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, स्थायी समाधान ढूंढने के लिए
सहमति देना पड़ी। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप इसमें से लिख लेना। दूसरा, अंग्रेजी शासन का षड्यंत्र। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, अंग्रेज एक सशक्त भारत कभी नहीं देखना चाहते, तो वो विश्व समुदाय को यह बताना चाहते थे कि मैं भारत में जो रुका हुआ था वो भारतीयों के हित के लिए रुका था, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे और उन पर हम नकेल कसे हुए थे। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा, अंतरिम सरकार की असफलता थी। अंतरिम सरकार एक प्रयोग था हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने का, लेकिन जिन्ना की हठ धर्मता और मुस्लिम लीग के सांसद जो मंत्री बने हुए थे उस सरकार में उनका सहयोग न मिलना भी कांग्रेस को ये मजबूर कर रही थी कि हमें भारत का विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये आपके सामने बच्चों हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सीधी कार्रवाई। तो सीधी कार्रवाई के विषय में हम यहां लिख के नहीं लाए हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में यही सेम प्रश्न पूछा गया था। आप उसमें पिछले वीडियो में आप जाकर ये देख सकते हैं। औरतों की बरामदी के विषय में भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों ने क्या किया, ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने औरत की बरामदी के विषय में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह से बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा लिया गया, ऐसा मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में कुछ फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बारे में सलाह तक नहीं ली जा रही थी। अगला प्रश्न है 11, भारत विभाजन के दौरान जिंदा बचे लोग किन शब्दों में इस त्रासदी को बयां करते हैं। भारत विभाजन के दौरान जिंदा बचे लोग विभाजन को महाध्वंस यानी हॉलोकास्ट के रूप में व्यक्त करते हैं। ये लोग इसे केवल संपत्ति और क्षेत्र के विभाजन के रूप में नहीं मानते, बल्कि वे इस महाध्वंस के रूप में देखते हैं। 1947 के मारकाट से बचे कुछ लोग इसे मारामारी, मार्शल लॉ, हुल्लड़ आदि शब्दों में बयां करते हैं। उन्होंने विभाजन के समय हत्याओं, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट के कई दृश्यों को अपनी आंखों से देखा और इस पीड़ा को सहा। अगला प्रश्न के रूप में बच्चों, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं दो महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने लेकर आया हूं। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में जो सबसे पहली घटना जिसने प्रभावित किया, उनमें क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। वे केवल राष्ट्रीयता से परिचित हुए, वे न केवल राष्ट्रीयता से परिचित हुए वरन उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास जागा। इससे उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावना का संचार हुआ। मिस्र, फारस, तुर्की में सफल स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को काफी उत्साहित किया। और दूसरी जो घटना घटी 1896 में, एक छोटा सा अफ्रीकी देश है जिसे इथियोपिया कहते हैं, अब या पहले अबिसिनिया बोला जाता था, ने इटली को परास्त कर दिया। आप चाहे तो इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं। 1905 में छोटे से देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया। इन घटनाओं ने भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। 13वां क्वेश्चन है बच्चों, भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे क्यों बढ़ गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरा से विशेषता से याद कर लें। ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान की नई सरकारों पर आई, परंतु इसने निपटने के लिए उनके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं थे या व्यवस्था नहीं थी। दूसरी, विभाजन के समय जन स्थानांतरण का उचित प्रबंध नहीं था। मैंने बताया ना कि हिंदू पाकिस्तान से, सिख पाकिस्तान से, अल्पसंख्यक बौद्ध पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे, मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। तो जब ये इनके अपने दूसरे जाति के संप्रदाय के बहुल इलाके में पहुंचते थे तो इनके साथ मारकाट शुरू हो जाती थी। तो ऐसी कोई उचित व्यवस्था इन्होंने नहीं की गई। विभाजन के समय जन स्थानांतरण का उचित प्रबंध नहीं था और जब लोग इधर से उधर जा रहे थे तो दंगे भड़क गए। सरकारों ने उसमें इतनी तत्परता नहीं दिखाई। अगला, कुछ लोगों का विचार है कि भारत का विभाजन अचानक हुआ। इस कथन को सिद्ध कीजिए।
जी हाँ, कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत विभाजन बहुत अचानक हुआ, किसी को भी यह ठीक से पता नहीं था कि पाकिस्तान के निर्माण का अभिप्राय क्या होगा और इसका भविष्य में जन सामान्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को लागू करने में क्या भूमिका निभाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका बहुत अधिक थी। मैंने आपको बताया प्रारंभ में कांग्रेस विभाजन के पक्षधर नहीं थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको समझाया कि विभाजन में ही भलाई है, जिन्ना मानने को तैयार नहीं है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, यदि आप जबरदस्ती करके आज किसी भी तरह से एक संयुक्त भारत बना भी लेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों से आपको रोज इन परेशानियों से सामना करना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा। इसलिए आपके अखंड भारत की जगह आपको एक विभाजित भारत ज्यादा सुखी और संपन्न भविष्य में दिखाई देगा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। पद ग्रहण करते उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस को देश के विभाजन रूपी कटुता के सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेसी नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस कर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। 16, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की दरार अभी तक क्यों नहीं भर पाई? ये तो आप और हम सभी को पता है कि पाकिस्तान प्रारंभ से ही भारत के खिलाफ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जैसे भारत विश्व का सबसे खराब देश हो। पाकिस्तान विश्व में ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में मानवाधिकार नहीं है। कश्मीर का मुद्दा जो 1947 से लेकर अभी तक हल नहीं करने दे रहे हैं। जो भारत में विभाजन के समय पाकिस्तान के क्षेत्र नहीं थे, आज उन पर दावा ठोक देना। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे देना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पाकिस्तान भारत के साथ व्यवहारिक समझौते पर तैयार नहीं हो रहा है, जबकि 3-4 इसको लेकर 1948 का, 47-48 का, 1965 का, 1971-72 का, 1999 कारगिल युद्ध और आज में जो आतंकवाद सीमा पार चल रहा है, ये ऐसी घटनाओं से कैसे दोनों देशों के बीच शांति कायम हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा ही सीमा विवाद, राजनीतिक मुद्दे, पाकिस्तान का अड़ियलपन, मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण तनाव में रहे हैं। जम्मू कश्मीर समस्या, सिंधु जल नदी बंटवारा, सर क्रीक का मुद्दा, चीन का भारत के विरुद्ध सहयोग, पाकिस्तान का चीन का भारत के विरुद्ध सहयोग, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को न केवल उठाना वरन भारत पर अनर्गल आरोप लगाना, सीमा पार आतंकवाद दोनों देशों के मध्य रिश्तों को सामान्य नहीं होने दे रहे हैं। आखिरी प्रश्न है बच्चों, शिमला सम्मेलन क्यों असफल रहा? 25 जून 1945 को शिमला का एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की वैधानिक समस्या को सुलझाना था। इस सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियलपन शिमला सम्मेलन का असफलता का मेन कारण था। तो प्यारे बच्चों, आखिरी अध्याय मैं आपके साथ लेकर अगले दिन आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।